बच्चों आज हम केमिस्ट्री के जो फर्स्ट पार्ट है उसके सेकंड लेसन पर चलते हैं। सेकंड लेसन में परमाणु की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम एटम्स के बारे में जानें। पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु यानी एटम्स द्रव्य का एक सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और विद्युत उदासीन होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इनकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले एटम्स शब्द आया कहाँ से? तो एटम शब्द एटोमिया से आया, जो ग्रीक शब्द है, क्योंकि एटम्स के अस्तित्व के बारे में ग्रीक दार्शनिक और भारतीय जो विद्वान थे वो मान चुके थे कि द्रव्य का एक छोटा कण है जिसे हम परमाणु कहते हैं। ग्रीक शब्द में परमाणु एटोमिया से आया है। एटोमिया का अर्थ है नॉन डिविजिबल, अविभाज्य। अविभाज्य कण को ही एटोमिया कहा गया और एटोमिया से उत्पत्ति हुई एटम शब्द की, एक छोटा कण जो आगे विभाजित नहीं हो सकता। वैसे भी 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार प्रत्येक द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं, और यह अविभाज्य होता है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। और प्रत्येक तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं, अर्थात असमान होते हैं, और परमाणुओं के मिलने से ही अणु का निर्माण होता है, अणुओं की उत्पत्ति होती है और अणु से द्रव्य बनता है। तो परमाणु को सबसे छोटा माना गया और ये माना गया कि ये अविभाज्य है। ये 19वीं सदी के मध्य तक विचारधारा चलते रहा, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक विभिन्न प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु स्वयं कुछ मूल कणों से मिलकर बना है, हालांकि उन मूल कणों को आप जानते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अस्थायी मूल कण भी प्राप्त हुए जो अस्थायी रूप से पाए जाते हैं, जिसे हम पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रयोगों से जब ज्ञात हुआ कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, तो आइए उसके बारे में संक्षेप रूप से हम देखें कि इलेक्ट्रॉन, जिसे हम संकेत E- से प्रकट करते हैं, जिस पर ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, किलोग्राम में उसका भार 9.10939 × 10⁻31 kg होता है और एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान 0.0005486 होता है, जिसकी खोज 1897 में टॉमसन ने किया। इसी प्रकार प्रोटॉन, जिसे 1p1 अर्थात P से हम प्रकट करते हैं और इस पर धनात्मक आवेश होता है, इसका भार किलोग्राम में 1.6 और इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1919 में किया और एटॉमिक मास यूनिट में इसका भार 1.007276, जिसको हम हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर मानते हैं, 1.008 AMU माना जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के सापेक्ष हाइड्रोजन के भार का 1/1837वां भाग होता है। इसी प्रकार से चैडविक 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बौछार किया तो कार्बन के अतिरिक्त कुछ कण प्राप्त हुए जो उदासीन थे और जिसका भार लगभग प्रोटॉन के बराबर था, जिसे हम न्यूट्रॉन उन्होंने कहा, आज हम न्यूट्रॉन के रूप में जानते हैं। न्यूट्रॉन 0n1, n इसका स्मॉल n से इसका संकेत है और इस पर आवेश 0, इसका भार हाइड्रोजन परमाणु अर्थात प्रोटॉन के लगभग बराबर 1.67493 × 10⁻⁻⁰ kg या 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट होता है।
तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। अब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरण की खोज कैसे हुई और कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरणें एवं इलेक्ट्रॉन की खोज। देखिए, सर्वप्रथम 1800 में जूलियर प्लकर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कम वायुमंडलीय दाब क्षेत्र के लिए कांच की नली लिया। कांच की नली से वैक्यूम पंप द्वारा निर्वात उत्पन्न किया, वायु को बाहर निकाल दिया, कम वायु दाब का क्षेत्र बन गया। एक सिरे पर कैथोड और दूसरे पर एनोड लगाया और इस पर उच्च विभव की धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने देखा कि कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो प्रतिदीप्त पर्दे पर की प्रकाश उत्पन्न करती हैं और उन्होंने कैथोड किरण का नाम दिया। हालांकि इस पर बहुत अधिक कार्य नहीं हुआ। इसी प्रयोग को विलियम क्रुक्स ने 1879 में 1879 में दोहराया और किया। वही रिजल्ट पाया कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो प्रतिदीप्त पर्दे पर प्रकाश उत्पन्न करती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं। जे टॉमसन ने पुनः अपने गुरु के इस प्रयोग को दोहराया 1897 में 1897 में। इन्होंने इन किरणों को कैथोड किरण का नाम दिया, कैथोड किरण, क्योंकि कैथोड की ओर से निकलती हैं। कैथोड किरणें निकलकर जब एनोड की ओर पहुंची तो और बहुत से प्रयोग इस पर हुए। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जे टॉमसन ने अपने प्रयोग में ये ज्ञात किया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे? जब इन किरणों के मध्य में कोई ऐसा बैरियर उत्पन्न किया, एक क्रॉस लगाया, इस तरह से क्रॉस जब लगाया तो क्रॉस का प्रतिबिंब पर्दे पर पहुंचा। तो पर्दे पर प्रतिबिंब पहुंचा, इसका अर्थ ये हुआ कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरे प्रयोग में उन्होंने देखा कि जो कैथोड किरणें हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं। यह कैसे ज्ञात हुआ? जब इनके मार्ग में एक हल्का माइका का बना हुआ पहिया लगाया, इन्होंने व्हील लगाया, तो यह रोटेट करने लगा। ये जो पहिया लगा था वो घूमने लगा। इससे ज्ञात क्या हुआ कि कैथोड किरणों में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो इन पहियों पर टकराते हैं और ब्लेड पर टकराने के कारण उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो पहिया घूमने लगते हैं। इससे ज्ञात हुआ कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। आगे उन्होंने प्रयोग किया कि इनके मार्ग में, कैथोड किरणों के मार्ग में उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। इस पर ऋण ध्रुव और धन ध्रुव, ये उच्च विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। तब ज्ञात हुआ कि कैथोड किरणें आगे एनोड की ओर न जाकर इस चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से ये, तो इससे ज्ञात हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित होती हैं। ऋणावेशित होने के कारण ही इस धनावेशित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ओर घूम गई। आगे के प्रयोग में ज्ञात हुआ कि गैसों को आयनित कर देती हैं, इनमें वेधन क्षमता होती है और प्रतिदीप्त पर्दे पर पहुंचकर चमक उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं सूक्ष्म कणों को जे टॉमसन ने आगे चलकर इलेक्ट्रॉन का नाम दिया और ये ज्ञात हुआ कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं। इनसे सूक्ष्म कण निकलते हैं, पार्टिकल निकलते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, जो बहुत ही हल्का होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का 1/1837वां भाग होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। किसको श्रेय जाता है? जे टॉमसन को। अब आते हैं प्रोटॉन की खोज।
कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज। 1886 में गोल्डस्टीन ने जे टॉमसन के प्रयोग को दोहराया तो उन्होंने देखा अंतर क्या था कि जो कैथोड था उसको परफोरेटेड ने छिद्रित लगाया और उन्होंने कांच की नली में कम वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र बनाया वैक्यूम से वायु को निकाल करके। तो उन्होंने देखा कैथोड से तो किरणें निकल रही हैं, कैथोड किरणें जिसकी खोज हो चुकी। उन्होंने देखा कि एनोड से, इधर एनोड है, ये कैथोड है। अब कैथोड कैसा है? परफोरेटेड यानी छिद्रित है, इसके बीच बीच में सूक्ष्म छिद्र हैं। तो उन्होंने देखा कि एनोड से भी कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो कैथोड किरणों के समान प्रतिदीप्त उत्पन्न करती थी। इन्होंने इस छिद्र से गुजरने के कारण इन किरणों को कैनाल किरण का नाम दिया, कैनाल रेज या एनोड रेज, जिसको हम कैनाल किरणें कहते हैं। तो इधर कैथोड रेज, एनोड रेज, एनोड से निकलने के कारण एनोड रेज। इनके अध्ययन से ये ज्ञात हुआ कि ये भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं, जिसे प्रोटॉन का नाम दिया गया। इस पर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m का अनुपात 9.579 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम था और इस पर जो आवेश था इलेक्ट्रॉन के ही समान थे लेकिन धनावेशित 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम का ये आवेश था, लेकिन कैसा था? ये पॉजिटिव था और इसका द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻24 ग्राम था। रदरफोर्ड ने 1919 में, हालांकि प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने जब नाइट्रोजन पर 7 नाइट्रोजन 14 पर 2He4 इन हीलियम अल्फा कणों की बौछार किया, क्योंकि एक अल्फा कण एक हीलियम परमाणु के बराबर होता है, हीलियम के नाभिक के बराबर होता है 2He4। जब नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बौछार किया माने 2He4, एक अल्फा कण बराबर 2He4 के, तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन का एक समस्थानिक प्राप्त हुआ 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 17 और एक कण प्राप्त हुआ जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, जिसका द्रव्य परमाणु भार 1.008 एटॉमिक मास यूनिट और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाइड्रोजन परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बचता है? प्रोटॉन बचता है। तो इस प्रकार से 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। हालांकि कैनाल किरण की एनोड रेज का जो खोज का श्रेय जाता है कैनाल किरण का हो जाता है गोल्डस्टीन को और प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। अब हम आते हैं न्यूट्रॉन की खोज। जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी। ये ज्ञात हो गया कि परमाणु दो मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और प्रोटॉन धनावेशित। इसी बीच 1932 में चैडविक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने बेरिलियम पर 4 और 9, एटॉमिक नंबर इसका 4 है, एटॉमिक वेट 9, बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बौछार किया, एक अल्फा कण किसके बराबर होता है? एक हीलियम परमाणु के 2He4। तो उन्होंने देखा जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो कार्बन प्राप्त होता है 6 कार्बन 12 और एक ऐसा कण प्राप्त हुआ जिसका भार प्रोटॉन के भार के बराबर था, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं था। तो आवेश न होने के कारण उसे उदासीन अर्थात न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। देखिए 4 और 2 6 बराबर हो गया, ये 0 n क्या हुआ 9 4 13 और 12 13, ये क्या प्राप्त हुआ? न्यूट्रॉन। इस प्रकार चैडविक ने जब इस बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्हें एक उदासीन कण प्राप्त हुआ जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। इस प्रकार से इसका भार लगभग प्रोटॉन के बराबर था, कोई आवेश नहीं। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि जो एटम है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में आप जान चुके। अब हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, किस क्रम में होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे।